वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सीटेक की एनसीईआरटी 6 to 8 पेपर 2 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जो पेपर आया था थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आया था, तो उसके रिगार्डिंग ही यह वीडियो है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर 1 जो क्लास 6 का है वो ज्योग्राफी का प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो देख सकिए। उसमें हाईलाइट किया है कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। मॉडरेट पेपर इसलिए आया था क्योंकि आपने क्या हुआ था कि वर्बली पढ़ा। वर्बली का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, आपको कुछ कुछ लाइनों को भी अपने माइंड में, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो इजी तरीका होता है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 6 का जो ग्लोब है कि हमारा ग्लोब कैसा होता है, हमें किस तरीके से ग्लोब को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। ग्लोब में दो रेखाएं होती है, एक अक्षांतर और एक देशांतर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम जब बात करते हैं ग्लोब की, तो ग्लोब भी पृथ्वी की तरह ही समान दिखाई देता है। पृथ्वी यानी एक उसके अंदर सुई लगी हुई होती है जिसको अक्ष मान देते हैं। दोनों ही सुई एक दूसरे के ऊपर जुड़ती है और इसको हम चारों तरफ से घुमा सकते हैं, जैसे एक पहिया घूमता है। और इस तरीके से एक पृथ्वी की भी शेप होती है। पृथ्वी को हम एक तरीके से घूमते हैं। पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष में भी चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसी के बारे में जानकारी देने के आधार पर ही हम कहते हैं कि आपने पता ही है कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, ऊपर से थोड़ी ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी है, जो हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। अब यहाँ पे है उत्तर दिशा और ध्रुव दिशा की जो थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है। ये कल्पना हम कर सकते हैं कि हमें अब यहाँ पे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब भी पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक छोटा रूप है, एक वास्तविक रूप मान सकते हैं। उसका पति रूप है, यानी उसकी कॉपी है। आगे क्या कह रहे हैं, ग्लोब जो है, जो मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ग्लोब जो बड़े होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, जैसे पॉकेट में नहीं रख सकते, रखने में योग्य। छोटे ग्लोब जो होते हैं, बड़े ग्लोब पॉकेट में नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरा कह रहा है छोटे ग्लोब। छोटे ग्लोब क्या होते हैं, ग्लोब गुब्बारे की तरह होते हैं। इसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, मतलब एक जगह रख नहीं सकते, ऐसा लगता है कहीं भी घुमा सकते। स्थिर का मतलब होता है कि एक जगह रुके नहीं रह सकते, ये घुमा भी सकते हैं। ये कुमार जैसे अपने पहिया या लट्टू घुमाता है, उसी प्रकार अब हम इसमें ग्लोब में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ग्लोब जो होता है वो ग्लोब में हम देशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, महाद्वीपों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, महासागर देख सकते हैं। इसी प्रकार का सही आकार में हम दिखा सकते हैं ग्लोब में। इस कहने का अभिप्राय यह है कि हम जितने भी जो ग्लोब में जो चीज़ें दिखा सकते हैं, हम देशों के बारे में बता सकते हैं, देशों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं, महाद्वीपों के बारे में भी दे सकते हैं, जैसे में ओशन महासागर के बारे में दे सकते हैं। इसी तरीके से ग्लोब को हम डिफरेंट सही तरीके से देख सकते हैं। पृथ्वी के समान ही किसी गोले में एक बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये प्रश्न अपने आप में ही उठता है। ठीक है, आगे देखिए जो मेन बात है, आपने देखा होगा कि एक जो सुई होती है वो ग्लोब को दोनों साइड से जुड़ी हुई रखती है। ग्लोब को दोनों साइड से जुड़ा हुआ झुकाव की तरफ रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि उस अवस्था को अक्ष कहते हैं। यानी कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में दो सुइयाँ दिखाई देती है, एक उत्तर दिशा में दिखाई देती है, एक दक्षिण दिशा में दिखाई देती है। जैसे आपको अपनी पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ग्लोब को दो दिशा में दिखाई। ये दो दिशाएं दे रखी है, ये दो दिशाएं हैं, ये उत्तर की तरफ जिक्र कर रही है और ये दक्षिण की तरफ पता चल गया। इसी दोनों दिशाओं में एक सुई होती है जिसको हम अक्ष कहते हैं। अक्ष के बारे में क्या कहा है, ये दोनों ही बिंदु जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सुई से गुजरती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। क्या जाता है, जैसे ही पृथ्वी पर एक दो बिंदु जैसा कुछ नहीं होता, पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी पर भी दो ध्रुव होते हैं। बिल्कुल कोने में ध्रुव होता है, उसके नीचे उत्तर ध्रुव होता है, इसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उन्हीं सुइयों के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाए। जैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब भी पृथ्वी घूमती है, याद रखिए मेरे माइंड में, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस तरीके से आपकी घूमेगी। अगर पृथ्वी ऐसे है तो वो इस साइड से घूमेगी, इस तरीके से पोजीशन होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसमें क्या अंतर होता है, आगे क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए इनमें एक अंतर होता है। एक अंतर मतलब क्या होता है, अंतर ग्लोब और पृथ्वी के बारे में बातचीत हो रही है तो ग्लोब और पृथ्वी के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो हमारा अर्थ होता है वो वास्तव में एक सुई की तरह कोई सुई नहीं होती। सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष, मैंने जो भी स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने अक्ष में भी चक्कर लगाती है। सपोज कैसे करती है, जैसे कि सूरज है, सूरज के चारों ओर तो चक्कर लगाती है लेकिन अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमती है इस तरीके से।
इस तरीके से अपने चक्ष के चारों ओर भी घूमती है। तो इस बात को ध्यान से देखिए कि इसमें एक अंतर है, जो कहने का अभिप्राय है कि सुई कोई नहीं होती, वह अपने अक्ष में, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा के द्वारा ग्लोब में बताया गया है कि दोनों सुइयां हैं, जो एक उत्तर में एक दक्षिण में है। ध्रुव की तरफ उत्तर ध्रुव कहते हैं, दक्षिण को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे जैसे हम पार्टीशन करेंगे, अब ये दोनों बराबर एक काल्पनिक रेखा को अगर हम दोनों तरीके से पार्टीशन करें, देखिए सपोज आपको एक चित्र बनाती हूँ, ये एक ग्लोब है, ग्लोब को ये वहाँ से करा, अब यहाँ पे ये जो पार्टीशन है दोनों बराबर भागों में है। अब ये जो दिशा जो होती है आपकी पता ही है, ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। कर्क रेखा मकर रेखा ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। दोनों को बराबर भागों में बांटा जाता है, जो ऊपर वाले भाग को कहते हैं कर्क रेखा, नीचे वाले भाग को मकर रेखा। अब ये दोनों आगे देखते हैं, दोनों बराबर में भागों में बांटने को, जब हम दोनों भागों को बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसको विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो पृथ्वी के उत्तर में, उत्तर का जो आधरी भाग होता है, जो हाफ होता है, जैसे ये पृथ्वी है, आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि एकदम से आपको समझ नहीं आएगा। ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, मैं सपोज एक पिक्चर बना रही हूँ। ये पृथ्वी का जो भाग है, ये हमारी एक विषुवत रेखा खींची गई है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग जो होता है, ये इतना भाग हमारा उत्तर ध्रुव पता ही है, उत्तर पता ही है, उत्तर दिशा क्या होती है, नीचे दक्षिण देता है। जो इतना वाला पार्टीशन होता है, ये उत्तर ध्रुव होता है हमारा। ये उत्तर ध्रुव, इतना वाला पार्टीशन मतलब इसके कोने में होता है। इसका जो हिस्सा होता है, ये जो फिल कर रही हूँ मैं, ये हमारा उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध होता है। और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। अब इसका एंगल कैसे बनता है, अगर आपको दक्षिणी गोलार्ध और इसके बारे में हम इस तरीके से पृथ्वी के तरीके से पढ़ रहे हैं। सपोज ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के देखो पार्टीशन किस तरीके से करा गया है। ये एक्चुअली मेरे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरे को समझाने में पिक्चर्स, हाँ ठीक है। ये देखो बिंदु दिख रही है कि ये हमारा उत्तर ध्रुव है, ये ध्रुव दिशा होती है। इसी तरीके से नीचे की तरफ होती है एक दक्षिण ध्रुव। अब यहाँ पे ये जो एक रेखा दिख रही है ना, ये हल्की हल्की डॉट दिख रही है आपको, हल्की हल्की, ये विषुवत विका। इतना हिस्सा यहाँ से घूमती 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 ये पूरा पार्टीशन होता है, पीछे की बैक साइड भी होती है। ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अपने माइंड में। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि क्या क्या इसके पार्टीशन किस तरीके से किया, क्या क्या है विषुवत रेखा में। अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में करें, ये दोनों ही बराबर आधा भाग होता है। आधा भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, आधा भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसी तरीके से हमारा जो हाफ पार्टीशन होता है, हम आगे बढ़ेंगे वो देशांतर पढ़ेंगे। देशांतर में कैसा होता है, अब यहाँ पे इसकी जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं पूरी एक दूसरे को मिल जाती हैं। ये रेखाएं विषुवत रेखा में शून्य हो जाती है, ये ध्रुवों की तरफ घटते घटते ये होते हैं, बढ़ते बढ़ते के साथ घटती घटती जाती है। तो ये विषुवत में देखो एक दूसरे को मिल रही है, परस्पर एक दूसरे से मिल रही है। जबकि हमारी पश्चिमी जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे से नहीं होती। ये इतना पार्टीशन हमारा जो होता है वो पूर्वी गोलार्ध का होता है, और इतना पार्टीशन हमारा दक्षिणी गोलार्ध का होता है, जो हम आगे देशांतर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में पता चले कि हमें कैसे ध्रुवों को पार्टीशन यानी वृत्तों को पार्टीशन किया जाता है। विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने में महत्वपूर्ण बिंदु यानी संदर्भ को बताती है। जब ये विषुवत रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं, अक्षांश रेखाएं भी बोल सकते हैं, अक्षांश, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। विषुवत रेखा में ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जो अक्षों को अंश में, अंश मतलब शून्य में मापा जाता है। 0 डिग्री से हम मापते हैं जाते जाते 20, फिर 20, 40, फिर 40, 60, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब विषुवत रेखा जो होती है वो उसका अक्षांश क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, याद रखिए। विषुवत अक्षांश शून्य को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत रेखा में ध्रुवों के बीच की दूरी और पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का दूरी 1/4 हिस्सा ही पार्टीशन किया जाता है। 1/4 हिस्सा का मतलब है, अगर हम तीनों को देखें तो 360 एंगल, 360 डिग्री होता है टोटल। पूरा जो एंगल होता है वो 360 एंगल, आपको भी पता है जब हम कोण बनाते हैं, जब इस कोण को हम कहते हैं 360 एंगल। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो टोटल मिलाकर 160 डिग्री होता है। 160 डिग्री का अगर हम 1/4 करें तो 1/4 को मल्टीप्लाई करके कट करेंगे 160 को, आपको भी पता है 90 डिग्री अक्षांश हमारा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब समझ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध का जितना भी अक्ष होता है वो हमारा उत्तरी अक्षांश होता है। इसको अक्षांश यानी उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। यानी अगर हम इसको मेंशन करें तो आपको बता देती हूँ यहाँ पे डिटेल में, यानी कि ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का जो अक्षांश है, ये वाला जो हिस्सा है, ये 90 डिग्री एंगल के नापता है। इतना पार्टीशन के बाद यही सेम पार्टीशन होता है जिसमें हमारा दक्षिणी अक्षांश भी होता है, जो हमारा दक्षिण ध्रुव की तरफ बात की जाती है, ठीक है। 90 डिग्री हमारा जो होता है, 90 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांश होता है और 90 डिग्री हमारा दक्षिण अक्षांश होता है।
आगे कह रहे हैं इस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, विषुवत की सभी दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसके बारे में बातचीत हो रही है। अब यहाँ पे एक कुछ जानकारी दी गई है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है, जब हम अपने स्थान से ध्रुव तारे को नापते हैं, ध्रुव तारे की बात करते हैं, तो उसका जो कोण नापते हैं तो आप अपने अक्षांश से जान सकते हैं। अपने अक्षांश से मतलब 0 डिग्री अक्षांश से भी इसको मापा जा सकता है। आगे कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इसलिए प्रत्येक अक्षांश के माप में दक्षिणी उत्तर दक्षिण को दक्षिण की तरह लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे है कि ये एक उदाहरण दिया गया है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर ब्रिजेलियम, दक्षिण में बेलो होजोटो जगह है। दोनों ही एक ही अक्षांश पे 20 अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अक्षांश उत्तर में, 20 अक्षांश दक्षिण में, यानी दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर उत्तर अक्षांश पर और बेलो जो है दक्षिणी में दक्षिण अक्षांश यानी 20 डिग्री एंगल पर स्थित है। हम इसे चित्रों में समझते हैं, ठीक है, चित्र में। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अक्षांशों का आकार घटता जाता है, यानी जितना जितना पास आते जाते हैं ये घटता जाता है। जैसे अगर इस चित्र को देखें तो अब इसमें डिटेल में समझेंगे। देखिए ये चित्र देखिए, ये दे रखा है, इन्होंने हमें पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर ध्रुव होते हैं। ये उत्तर ध्रुव होते हैं जब ये अक्षांश, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख रहे हैं, ये हमारा उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश होता है। उत्तरी अक्षांश के पास ये उत्तर ध्रुववृत्त भी होता है, ध्रुववृत्त, और ये उत्तर ध्रुववृत्त बना रहा है जो सर्कल के अंदर है, ये उत्तर ध्रुववृत्त बना रहा है। अब इतनी पार्टीशन में ये जो रेखा जा रही है कर्क रेखा होती है 3.5, और ये विषुवत रेखा होती है। इसके नीचे ही सेम यहाँ पे अब ये जो 3 लिखे हुए हैं उत्तरी, ये हम आगे पढ़ेंगे। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं? उत्तरी शीत कटिबंध होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का तापमान अभी इस समय देख रहे हैं गर्मी कितनी हो रही है, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है वो हमारे इसके आसपास यानी इस एरिए के आसपास ज़्यादा होता है। ऊष्म मतलब गर्मी, यानी कि जब सूर्य की रेखाएं सीधी विषुवत यानी सूर्य की रेखाएं सिर के सीधे ऊपर की तरफ होगी तो उस जगह पर सारी जगह गर्मी होगी, जिसको कहते हैं नो तपा। अभी फेमस है कि आपको पता है गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस बात को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उत्तर अक्षांश होता है जब सूर्य की किरणें सीधी हमारी पड़ती है, सीधी रेखाएं विषुवत रेखा पे पड़ती है, तो यहाँ पे आसपास का जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऊष्म कटिबंधीय। उससे ऊपर जब सूर्य की किरणें उत्तर ध्रुव से ना होकर विशेष उत्तरी यानी कर्क रेखा या उससे ऊपर उत्तर ये इस रेखा होता है जिसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे रेखा पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इतनी ठंडक नहीं होती, इतनी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो बीच का मौसम होता है मध्यम मौसम। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठंडक मौसम होता है जिसमें कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंधीय, उसमें कहते हैं जिसमें सूर्य की किरणें तिरछी ना होकर ध्रुवों की तरफ नीचे की तरफ होती है, क्योंकि वहाँ पे तिरछी हो जाती है और उतना इतनी धूप नहीं पड़ती है, तो वहाँ का मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि बर्फीला जैसा हो जाता है। तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। नीचे की तरफ मकर रेखा वही सेम जो नीचे बताया उसी तरीके से ये होता है। आगे देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं की बात की गई है। विषुवत जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, अंश में नापा जाता है तो 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और नीचे 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इसके 4 भागों में समांतर रेखाओं का एक्सप्लेन करा गया। आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो होती है 23.5 डिग्री का कर्क रेखा बनाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो मकर रेखा होती है। विषुवत रेखा पर 66 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तर ध्रुव पे, देखिए उत्तर आपको बिल्कुल कोने में दिखाया था, उसके नीचे छोटा छोटा जो ध्रुव बनाती है वो इस तरीके से होता है, ये बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये बनाती हैं 66 डिग्री। याद रखिए, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस चीज़ को समझिए। ये क्या चीज़ दे रखी है, पृथ्वी का जो तापमान होता है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। देखिए जब हमारा सूरज होता है, यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है, उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जब देखिए ये मान लीजिए एक सूरज है, अब ये एक टॉर्च है, एक गर्मी है, ये सूरज को टॉर्च मान लीजिए, टॉर्च को सूरज मान लीजिए, सूरज की रेखाएं अब यहाँ पे सीधी पड़ रही है, लंबवत मतलब सीधी पड़ रही है। सिर के दोपहर के समय क्या होता है, सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, हमारे सिर के ऊपर पड़ती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये देखिए मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन करा था, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। अब जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो इन्हीं पे पड़ेगी सीधी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तापमान हो जाता है वो सबसे अधिक तापमान हो जाता है, जैसे इस समय हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, ऊष्म कटिबंधीय कहा जाता है। जब आगे क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब हमारी
अगर हम जब शीतोष्णकटिबंध होता है पृथ्वी पर, तब क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद वाले जो हिस्से होते हैं जिसे हम अक्षांश कहते हैं, यानी ये जो हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके जो बाद वाले एरिया होते हैं, इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इधर क्या होता है कि इसमें सिर के ऊपर नहीं पड़ता सूरज की रोशनी, थोड़ी तिरछी हो जाती है। तिरछी होने से क्या हो जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा होता है, ये उत्तरी गोलार्ध समझ लीजिए, इसकी कर्क रेखा होती है और इसमें उत्तर ध्रुव होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी ध्रुवित होता है। तो इस वाले क्षेत्र में मध्य तापमान रहता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। इसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। तो इस चीज़ को बस एक बार नहीं दोबारा ध्यान रखिए, जब कर्क रेखा मकर रेखा के जो बाद वाले एरिया होते हैं, बीच में जहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा की सिर की सूर्य की किरणें सीधी पड़े, वहाँ पे होता है उष्णकटिबंधीय। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर नहीं पड़ती, सीधे सिर के ऊपर नहीं होती, ध्रुवों के प्रति जो होती है, ध्रुव की साइड जो तिरछी हो जाती है। अगर हम सूर्य की किरणों को नापे, अगर सूरज की बात करें और सूर्य की किरणें नापे, सपोज ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूरज ये है, अब यहाँ पे सूरज तिरछी तो पड़ेगा पूरा, है ना। सपोज ये आपको टॉर्च में दिखाई दे रहा है कि कम तेज पड़ेगा, उसमें आसपास का एरिया क्या होगा, जहाँ पड़ेगा वहाँ पे गर्मी अधिक होगी, आसपास के एरिया में ठंडक बनी रहेगी। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा होता है और दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुववृत्त में क्या होती है, शीतोष्णकटिबंधीय रेखाएं होती हैं। आगे कह रहे हैं, जब सूर्य की किरणें अब हमारी कहाँ पड़ रही है, ना तो हमारी कर्क रेखा पे पड़ रही है, ना मकर रेखा पे पड़ रही है, ना उत्तर ध्रुव वृत्त पे पड़ रही है, सीधा हमारी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, यानी ये जो हिस्सा होता है ना, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो हिस्सा है ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये उत्तर ध्रुव का जो एरिया है, और ये जो गोलार्ध है, ठीक है, ये जो हिस्सा है जो कर्क रेखा से ऊपर की तरफ होता है, ये जो हिस्सा होगा, और नीचे का जो हिस्सा होगा, ये नीचे का ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, क्षितिज तक, मतलब इनके यहाँ तक पोजीशन नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पे ठंडी जो आसपास का एरिया होगा वो कटिबंधी होगा। जैसे आपको भी पता है केरल में मानसून 1 या 2 दिन में आने वाला है। तो अब अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि 30 जून के बाद मानसून चेंज हो जाएगा, जो इस समय है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना होएं। अब अगला आता है अक्षांश। पढ़ लिया कि अक्षांशर में हमने पढ़ा कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, फिर हमारा विषुवत रेखा में कैसे पार्टीशन होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, उत्तर ध्रुववृत्त क्या होता है, फिर हमने पृथ्वी के तापबंध पढ़े, ताप कटिबंध होता है, सबसे पहला होता है उष्ण कटिबंध क्या होता है, फिर हमारा शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, फिर होता है हमारा तीसरा शीत कटिबंध जिसमें मौसम बहुत ठंडा होता है, शीतोष्ण में मध्यम तापमान रहता है, और शीत में सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। देशांतर क्या होता है, जब हम हिंद महासागर में टोंगा द्वीप, देखिए यहाँ चीज़ें को समझिए, यहाँ से समझना जरूरी है। महासागर में टोंगा द्वीप और द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री 10 इंच में, ठीक है। इसी पे दोनों जगह पे स्थित है। इसे पता लगता है कि उत्तर ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में जो देने वाली जो रेखा होती है वो पूर्व और पश्चिम की ओर समान दूरी पर मापती है। तो जब दोनों ही रेखाएं समांतर यमंतर को नापेगी, देखिए यहाँ पे आप देखो इसकी बात करते हैं। जब अब हमने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध के बारे में और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए अब यहाँ पे ये जो रेखा है इसको बोलते हैं देशांतर यमोत्तर, है ना। और ये जो छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही है इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये पार्टीशन हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी का है, ये पश्चिमी गोलार्ध का है, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध का हिस्से में क्या होता है, जब ये होता है, ये रेखाएं एक दूसरे से जाके यहाँ पे मिलती है ऊपर, और ये रेखाएं नीचे की तरफ मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये उत्तर ध्रुववृत्त हो गया और ये दक्षिण ध्रुववृत्त हो गया, ठीक है। अब ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से पार्टीशन करता है। हम आगे पढ़ते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। इस संदर्भ में देशांतर यमोत्तर क्या होती है, आगे क्या कह रहे हैं, देशांतर यमोत्तर कहते हैं इसको, देशांतर यमोत्तर कहते हैं, यमनोत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है वो देशांतर के अंशों में मापी जाती है, वही शून्य में मापी जाती है। अंश को जो 0 डिग्री होता है वो मिनट में होता है, जो मिनट है उसको सेकंड में नापा जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है। अर्धवृत्त क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको समझिए। अर्धवृत्त मतलब जो आधा वृत्त होता है उसकी जो बीच की दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है, और उनकी क्या होती है, उनकी पश्चिमी में क्या आती थी, एक दूसरे को जोड़ती थी, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते फिर मिलती थी, धीरे धीरे घटती जाती थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपस में जब ये जो मिलती है वो अपने आप में घटती जाती, ध्रुवों की तरफ भी शून्य हो जाती है। सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलती है, सभी देशांतर यमोत्तर आपस में एक दूसरे से जुड़ती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी समान जो देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है। इसमें सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन है। तभी देशांतरों में ग्रीनविच समय के आधार पर ही हमें नापा जाता है। जहाँ पे ब्रिटिश राज के वेधशाला
वेधशाला में स्थित गुजरने वाली यमोत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गिनी जाती है और इसको प्रमुख यमोत्तर भी कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांश को 180 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए ये जो देशांतर नापा जाता है 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री, इसको टोटल मिला के 360 डिग्री एंगल होता है, जिसमें से हमें अपना नापा था कि उत्तर ध्रुव में 90 डिग्री और 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री ऊपर करते हैं। ठीक है, यमोत्तर में क्या कह रहे हैं, अब आगे देखिए इसमें। यमोत्तर 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी के 2 भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभेद करती है। किसी भी स्थान की यमोत्तर के आगे जो, अगर हम यहाँ पे याद रखिए, जब भी हमारा ग्रीनविच समय की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, 5 साल का हमारे जो 5 घंटे का होता है, 5 घंटे बाद जो हमारी जो पहले होता है वो पूर्व दिशा होती है, आगे पूर्व के लिए उत्तर पूर्व लिखते हैं और पश्चिम के लिए पश्चिम पूर्व लिखते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उसको ध्यान से सुनिए। ग्लोब पर अक्षांश और समांतर रेखाएं जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देशांतर उत्तर की बनी ग्रिड होती है जिसको हम आपको अपने स्थान के अक्षांश और देशांतों को सही जानकारी ग्लोब में आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे दुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में है और 90 डिग्री दक्षांश में है। इस बिंदु के दोनों रेखाओं को काटती हुई आपस में ध्रुवीय का सही स्थान लगाइए। अब यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है। मान लीजिए उत्तरी ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि रेखाएं जो होती है वो पूर्व देशांतर और क्षैतिज रेखाओं की उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल सके। ये दे रखा है पिक्चर में आपको जो दे रखा है वो विषुवत रेखा ही है जो आपको मैं बता रही हूँ, और ये जो रेखा है ये प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है, जिसमें से हम आपका ये वाला जो एंगल 180 डिग्री और ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है। यमोत्तर एक दूसरे से मिलती है, घटती जाती है, और ये एक समांतर रेखा है जो एक बाद में जाकर एक दूसरे से समान रूप से मिल जाती है। इसी बारे में आपको बातचीत कही गई है। आगे देखिए कि यहाँ पे एक मानचित्र दे दिया है। यहाँ पे मानचित्र जो हमें दे रखा है वो हमें बता रहा है, सॉरी टू से, ये मानचित्र दे रखा है। इसमें हमें प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की ध्रुवों की दिशा बता रखी है, किस किस दिशा में। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो समझना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि अक्षांश एक ये भी नहीं देखना, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की या ग्रहों की दिशा की गति है। सूर्योदय सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, स्वाभाविक ही है, ये पूरे विश्व में साधारण सबसे साधन होता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा लगाई गई परछाई से किया जा सकता है। जब हम सीधे सूर्य की परछाई सीधे पड़ती है तो उस समय दोपहर का समय होता है सबसे छोटी, और सूर्योदय होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो सबसे लंबी होती है। तो इसे ग्रीनविच के आधार पर प्रमुख यमोत्तर सूर्य जिस प्रकाश की ओर ऊंचे बिंदु पर होगा उसे सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये बात हमें धारणा में कही जाती है। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि चक्कर लगाती है, वे ग्रीनविच समय में पूर्व में होता है। ग्रीनविच समय की बात करें तो वो पूर्व में होता है, ग्रीनविच समय से आगे होगा तो पश्चिम होगा। अगर ये आगे की तरफ होगा तो हमारा ग्रीनविच समय की बात करते हैं, तो अगर हमें जो ग्रीनविच समय की बात करते हैं तो वो पूर्व में होगा तो आगे होगा, अगर पश्चिम में होगा तो वो पीछे होगा। इस समय के अंतराल की दर की गणना की जाती है, विधि प्रकार से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष में 360 डिग्री घूम सकती है। 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार ग्रीनविच में जो समय होता है वो 12 बजते हैं। ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट होगा। ग्रीनविच समय में 1 घंटा आगे होगी। अगर दोपहर के 1 बजे हैं ग्रीनविच समय के अनुसार, अगर 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह का अगर 11 बज रहे हैं तो दोपहर में 1 घंटा पीछे होगा, यानी 12 बजे होंगे, यानी 180 डिग्री मध्य यात्री होगी। आगे कह रहे किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो सूर्य में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय को स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं देशांतर यमोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान होता है, क्योंकि इसकी रेखाएं समान होती है। अब आपको पता है कि मानक क्या होता है, क्यों मापते हैं। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से गुजरने वाली रेलगाड़ियां समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर रेखा स्थानीय समय को मानक समय माना जाया गया है। इस यमोत्तर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरा देश मानक समय मानता है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि भारत में, यानी कि हमारे इंडिया में
ये इम्पोर्टेंट है, इससे 1000 बार टाइम पूछा गया है कि 82 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस पूर्व में मानक यमोत्तर माना गया है। इस प्रकार यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। ये दोनों तरीके से सही है। 30 डिग्री यानी हाफ। इस भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। किसके? भारतीय मानक के समय में जाना जाता है। अगर कबीर कह रहे हैं, कबीर अगर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है तो वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह आज रात्रि में नहीं सोएगा, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच मैच है। इस मैच में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी दोपहर के समय होगा। समय के अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा। अगर हम भारत की बात करें, तीर्थ यात्री में समाप्त होगा। तो आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में अंतर क्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच में, भारत ग्रीनविच में पूर्व में है, ठीक है। पूर्व में अगर हम इस डिग्री का एंगल माने तो 5 घंटे 30 मिनट का समय होता है। यह समय ग्रीनविच समय का 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतर रेखाओं के विस्तार अधिक होते, इस कारण वह एक से अधिक मानक समय को भी अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। जबकि पृथ्वी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पृथ्वी होती है हर एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 क्षेत्रों में एक घंटे में बांटा गया है। और इस प्रकार प्रत्येक समय जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो पश्चिम देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में, कि आपके पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो यूज में होते हैं वो 11 मानक समय होते हैं। कनाडा में भी बताएंगे 9 है, जो हम आगे अगली बुक में पढ़ेंगे। 15 डिग्री देशांतर तक रेखा को देता है। तो इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ के इसके खुद के नोट्स बनाने हैं। किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं ये मैं हर एक वीडियो में बना रही हूँ। चैप्टर पढ़िए, उसमें मेन जो अंडरलाइन कर रही हूँ उस लाइन को रेखांकित करते हुए आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामर पूछ रहा है और पेपर ईजी नहीं आ रहा, मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट का मतलब ना ईजी ना मुश्किल मतलब है। और पिछले साल जो मैंने पेपर देखा उससे एनालाइज किया कि पेपर ठीक था, पेपर काफ़ी अच्छा खासा दिया गया था, जिससे से बच्चों के काफ़ी रिजल्ट जो है वो फिर डाउन हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको 130 मार्क्स लाने। पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। CDP आपकी आसानी से हो जाएगी। लैंग्वेज 1 भी मैं करवा रही हूँ, उसके गद्यांश और पद्यांश डेली करवा रही हूँ। आज भी उसकी एक वीडियो में जरूर मिलेगी। हिंदी के लिए आपको 30 में से सिर्फ प्लस पेडोलॉजी सेक्शन है। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए आपको सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि अपने प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए। जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसको सर्च मारिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी डिटेल बता दूंगी कि किस तरीके से स्विमिंग एग्जाम बहुत इजीली है। आपकी भाषा क्या होती है, आपकी अर्जन क्या होता है, फिर उसके तरीके क्या होते हैं, उसके सिद्धांत कौन से होते हैं, हम व्याकरण की दृष्टि से क्या होते हैं, पठन क्वेश्चन क्या होते हैं, फिर डिस्लेक्सिया लर्निंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं सभी इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। आपकी वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट यू फॉर एग्जाम फॉर CTEC एंड अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर रहिए। जो बच्चों के CTEC क्लियर हो गए हैं उनको भी बोल रही हूँ, जिनके नहीं हुए अपनी प्रिपेयर करिए। अपकमिंग एग्जाम में DT+P के अलावा भी आपके NVS की TGT के लिए PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपका केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। प्लीज़ अपना सबसे पहले CTEC क्लियर कीजिए। CTEC क्लियर के बाद ही आपका अपने ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।